हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं व्रत कुमार और हमेशा की तरह इस इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मी एंड माय यूट्यूब क्लास की ओर से हम यहां पे पढ़ रहे हैं बीए थर्ड ईयर के लिए और पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है फर्स्ट पेपर के अंतर्गत भारत की विदेश नीति ये अपना मेन हेडिंग है और इसमें आज का जो महत्वपूर्ण हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत की विदेश नीति के अंदर इसके निर्माणक तत्व का मतलब जैसे हम बात करें अपनी किसी जैसे घर को बनाते हैं तो घर को बनाने के लिए क्या क्या तत्व की ज़रूरत होती है या कौन से तत्व है जो घर के लिए ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे ईंट गारा, नहीं, वो तो है ही। घर बनाने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? पूंजी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक विशाल एक माइंड मैप दिमाग में होना चाहिए और उसके अलावा फिर बाकी हम प्लान करते हैं कि क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो घर बनाने के लिए सिर्फ ईंटें ही ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही भारत की विदेश नीति को बनाने के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, वो ऐसे तत्व हैं जो भारत की विदेश नीति को बनाते हैं या भारत की विदेश नीति को बनाने के लिए तैयार करते हैं, या भारत की विदेश नीति में ये तत्व हैं जिन वजह से भारत की विदेश नीति है वो अच्छी और बेमिसाल बनी हुई है। तो ये जो कुछ पॉइंट लिखे हैं उस पॉइंट को मैं बारी बारी से यहाँ पे समझाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए कि भारत की विदेश नीति के कौन कौन से तत्व हैं। तो पहला तत्व है भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व का मतलब भूभाग। तो भारत की ये अगर भौगोलिक परिस्थिति अगर हम देखें, ठीक है ना, ये भौगोलिक परिस्थिति अगर हम देखें तो जिस तरह से भारत ये बना हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसे रफली हमने बना दिया। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये तीनों क्या है? समुंदर है। क्या है? समुंदर है। और इधर वाला एरिया क्या है? सीन है। इधर वाले एरिया में क्या है? पाकिस्तान है। तो ये जिस तरह से भारत की भौगोलिक बनावट है, इस तरह से भारत की विदेश नीति भी एक अलग तरह की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के लिए और यहाँ पर ध्यान रखने के लिए भारत को समुद्री व्यापार पे ध्यान देना होगा। तो मतलब विश्व के उन विभिन्न देशों से जो समुद्री व्यापार कर रहे हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार रखना होगा, उनके अकॉर्डिंग नीति बनानी होगी। और जिस तरह से पाकिस्तान का भारत के साथ संबंध है, इस तरह से भारत की विदेश नीति में ऐसे तत्व मौजूद होने से जिसको ये मजबूत बने, बेमिसाल बने, ताकतवर बने, ठीक है ना, जैसे चीन के साथ। तो अब जैसा कि हम देखते हैं ना कि जैसा शरीर है वैसा खाना होता है। अगर कोई मोटू है तो उसके एक दो चपाती से होगा क्या? वो तो कहेगा मेरे गले भी नहीं उतरी। क्या कहेगा? गले भी नहीं उतरी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? रोटियों का पूरा सिस्टम तैयार किया जाए। तो वैसे ही जिस तरह से भारत की भौगोलिक बनावट है उसको ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी विदेश नीति में इसको ध्यान में रखना होगा और फिर विदेश नीति बनानी होगी। क्योंकि काफ़ी हद तक नेपोलियन ने भी कहा है कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये तो आप समझ गए हैं। जैसे आपका अगर मान लीजिए खेती है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, खेती है। अब खेत अगर आपका किसी झगड़े वाले परिवार के साथ वो आ रहा है तो आपको टेंशन होगा कि नहीं होगा? हमेशा ये रहेगा कि दुश्मन है या पास वाला हमारी बाहर तोड़ देगा और वो आ जाएंगे बीच में। तो पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी देश की विदेश नीति को बनाने के लिए वहाँ की भौगोलिक तत्व बहुत ही मायने रखते हैं। फिर बारी आती है दूसरी, गुटबंदियाँ। गुटबंदी आपको पता होगा ना, शीत युद्ध जैसे मैंने पहले पढ़ा है। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, अब बताएं किस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था, कब शीत युद्ध की रणनीति तैयार हुई थी? तो शीत युद्ध है वह 1945 से लेकर 1991 के मध्य शीत युद्ध का दौर था। इस शीत युद्ध के समय ये जो विश्व है ना, पूरा विश्व वो दो गुट में बढ़ गया था। कितने गुट में? दो। एक और तो हो गया था सोवियत संघ, एक और हो गया था अमेरिका। तो इस तरह से दो गुटबाजी हो गई थी। क्या हो गई थी? गुटबाजी। तो गुटबंदियाँ हो गई। तो फिर क्या हुआ? अमेरिका कह रहा था कि सभी लोग मेरे गुट में जुड़ जाओ, मैं शक्तिशाली हूँ। और ये रूस कह रहा था मेरे साथ जुड़ जाओ। इस तरह से पूरा विश्व दो गुट में बढ़ गया था। और ये जो दो गुट थे, ये तो पता होगा ना, गुटबाजी होती है हमेशा नुकसान करती है। तो भारत ने ये सोचा अगर इस तरह से गुटबाजी में हम आ गए तो हम अभी तो आज़ाद हुए हैं, कहते हैं ना, अभी अभी तो
आज़ाद हुए हैं, हम वापस किसी की गुलामी में जाएंगे तो हमारा विकास कैसे होगा, क्योंकि हम किसी के दबाव में रहेंगे। हमारी विदेश नीति, हमारी लोग और हमारी सरकार स्वतंत्र नहीं होगी। तो भारत की विदेश नीति बनाते समय उसने ध्यान रखा कि हमें ऐसी विदेश नीति बनानी जिसमें गुटबंदियाँ ना हो। क्या ना हो? गुटबंदियाँ, क्योंकि गुटबंदी होती है वह देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक साथ ही साथ स्वतंत्रता के लिए नुकसान है। तो विभिन्न देशों में, जैसे इसने अपनी गुट नीति बनाई, एक गुट बनाया था वारसा, अपने एक ने गुट बनाया नाटो। तो इस तरह से ये गुटबाजी थी। भारत की विदेश नीति में ये ध्यान रखा कि हम किसी भी गुटबाजी में न रहकर एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेंगे। तो ये भी कारण है कि भारत की विदेश नीति एक अच्छी विदेश नीति बनी है और उसमें ये तत्व मौजूद हैं। समझ में आ गया? इन वजह से ये खिचड़ी सही बनी है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विचारधाराओं का प्रभाव। विचारधारा क्या होती है? वही जो आपके विचार होते हैं, क्योंकि विचार एक ऐसा पावर है जो आपको मोटिवेट भी करता है और डीमोटिवेट भी करता है, आपको बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। किसी ने आपको एज ए मोटिवेट कर दिया विचारधारा के तौर पे, तो आप उसको फॉलो करते हैं। कोई कहता है ना मैं कबीरपंथी हूँ, मैं इस्लाम धर्म को मानता हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं किसी को मानता हूँ, तो उसके पीछे लॉजिक है विचारधारा, कि कुछ लोग किसी विचारधारा को महत्व देते हैं और जैसी विचारधारा होगी वैसे ही उनके नियम, कानून और वे लोग बनते हैं। तो इसी तरह से भारत के ऊपर भी विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा है। जैसे हम बात करें तो भारत की जो विदेश नीति है उसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव हैं जिसके अकॉर्डिंग भारत की विदेश नीति बनी है। जैसे हम बात करें महात्मा गांधी जी, M.K. गांधी सभी जानते हैं। तो M.K. गांधी का जो जीवन और उनका जो विचार था ना, अहिंसा और सत्य, ये इनके विचारधारा के ये जो महत्वपूर्ण तत्व थे, इन विचारधाराओं को भारत ने अपनी विदेश नीति में अपनाया। तो भारत की विदेश नीति और भारत की विचारधाराओं पर किसका प्रभाव पड़ा? गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा है। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ क्या? इससे यही तो हुआ है ना कि भारत की विदेश नीति क्या है? शांति, सहयोग और समझौते की नीति है। वह हमेशा आगे होकर युद्ध नहीं करती है, जब युद्ध हो तो जवाब दिया जाता है। इस तरह से भारत की विदेश नीति में अहिंसा, सत्य और शांति के तत्व मौजूद है। भारत की विदेश नीति है वो भारत और साथ साथ विश्व में शांति बनाने का मकसद रखती है। तो भारत की विदेश नीति में ये तत्व कहाँ से आए? महात्मा गांधी और ऐसे और भी विद्वान हैं, उनकी विचारधाराओं का भारत की विदेश नीति पे प्रभाव पड़ा। तो अब अगर आप पूछे कि भारत की विदेश नीति कैसे बनी, तो कुछ विद्वानों के प्रभाव भारत की छवि, भारत के लोगों पर पड़े, तो भारत की विदेश नीति और अच्छी से बनी। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि भारत की विदेश नीति में कुछ ऐसे विचारधाराओं के, ऐसे लोगों के प्रभाव हैं जिससे भारत की विदेश नीति काफ़ी अच्छी हुई है और शांति, सहयोग की नीति को वो बढ़ावा देती हैं। ये तत्व समझ में आ गया होगा। अब ये तो आपको पता होगा, अगर आदमी कोई भी काम करता है तो उसके पीछे एक कारण होता है, उसका आर्थिक कारण। क्या होता है? आर्थिक कारण। जैसे मान लीजिए आप भी एक क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, तो क्यों ले रहे हैं? पास होने के लिए। पास होने के लिए क्या होगा? क्योंकि आप हो सकते हैं कहीं जॉब पे जाए या कोई अच्छा काम करें, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मकसद है पैसा कमाना या अच्छा जीवन लेना। तो इसके लिए तत्व है आर्थिक। तो भारत की विदेश नीति का एक तत्व है आर्थिक तत्व, क्योंकि भारत को अभी नया नया आज़ाद हुआ था। सोने की चिड़िया थी जिसको खींच के लिए अंग्रेज़ों ने उसको कंगाल कर दिया था। तो भारत को अब मजबूत बनना था, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, नैतिक रूप में, हर क्षेत्र में भारत को मजबूत बनना था। तो सबसे पहला मजबूत भारत कब होगा? आर्थिक रूप में। अगर एक व्यक्ति का पेट भूखा है, क्या है? भूखा है, तो वो दूसरे कोई तत्व के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा, क्योंकि आदमी जब भूखा होता है तो दूसरा कोई याद नहीं आता है उसे याद आता है भूख, पेट। तो इसीलिए भारत ने अपनी विदेश नीति में पहले ये सोचा कि हमें अपने आर्थिक मजबूत बनना है, हमें एक आर्थिक शक्ति बनना है। इसलिए हम व्यापार, विदेश नीति को बढ़ावा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करेंगे और हर लोगों को छोटा मोटा रोजगार दें।
इसके साथ साथ हमें विदेशों में भी व्यापार करना है, क्योंकि हम यहाँ पे शक्तिशाली होने से ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बात करें WTO, ये क्या है? विश्व व्यापार संगठन। तो भारत दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करता है, क्योंकि उसको पता है अगर मेरे माल को अगर मैं दूसरी जगह बेचूंगा तो पैसा आएगा, तो देश के काम आएगा। तो इसलिए अगर पैसा आएगा तो भारत है और भारत के लोग आर्थिक रूप में सक्षम होंगे। तो इसलिए भारत अपने आर्थिक तत्वों को मजदूरी देता है। वो कहता है कि हम जैसे कहें कि कोई काम करना है, तो भारत किसी काम को करने से पहले अपने आर्थिक तत्वों को देख रहा है कि क्या मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे मुझे फ़ायदा होगा, क्या इससे मेरी देश की इनकम बढ़ेगी। तो ये तत्व वो विदेश नीति में, जैसे मान लीजिए मैं पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ कोई विदेश नीति, कोई समझौता कर रहा हूँ, कोई संधि कर रहा हूँ, तो इस संधि से मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये सोचते हैं ना। जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ फलाना, आप भी सोचते हैं, तो इस फलाना काम से करने से मेरे क्या होगा, मेरा फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। अगर आपको पता है कि मेरे साथ किसी के साथ मित्रता है और वो नुकसान देती, तो आप मित्रता करोगे? नहीं करोगे। तो भारत भी अपनी विदेश नीति के तहत ये देखता है कि मेरा आर्थिक मतलब कहाँ पर पूरा हो रहा है, तो वो विदेश नीति को जारी रखता है और विश्व के विभिन्न देशों के साथ व्यापार भी करता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, भारत की विदेश नीति में आर्थिक तत्व एक ऐसा तत्व है जो इस विदेश नीति को मजबूत बनाता है। सैनिक, बिल्कुल जिस तरह से चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, कब? 1962 में चाइना के द्वारा भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय भारत नया आज़ाद हुआ था, तो भारत ने तो सोचा ही नहीं था कि हमारा मित्र कब दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो हिंद और चीन भाई भाई का नारा था। अचानक से चीन ने आक्रमण किया तो हमारे पास इतने मजबूत हथियार वगैरह नहीं थे कि हम लड़ पाए। तो इस वजह से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो हमने सोचा कि हमारी विदेश नीति को हम मजबूत करेंगे, साथ साथ इसमें सैनिक ताकत बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? सैनिक ताकत, क्योंकि कोई देश अगर जिसके पास सैनिक की पावर नहीं है तो वो कमज़ोर है, कोई भी उसको जीत के ले सकता है। तो भारत ने सोचा हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे ताकि इस शक्ति के बलबूते पे हम दूसरे देशों के साथ क्या कर सके, संधि समझौता कर सके। जैसे हमारी अगर कोई औकात नहीं है और हम बड़े आदमी के साथ अगर समझौता करें तो समझौता होगा? नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास भी तो ताकत होगी ना, तब हम बराबर मुकाबला कर सके। रिश्ते समझौते बराबरी वालों के साथ होते हैं। तो इसलिए भारत ने सोचा कि मुझे विदेश नीति को बनाने से पहले मुझे अपने सैनिक शक्ति को भी बढ़ाना होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। पता होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने 1964 तक काम किया। कब तक काम किया? 1952 से 64 तक। तो यही भारत के प्रधानमंत्री भी थे और यही भारत की विदेश नीति को बनाने वाले या भारत की विदेश नीति को संचालित करने वाले महत्वपूर्ण थे। तो शुरुआती सालों में अगर कोई कहे कि विदेश नीति क्या है, तो क्या नेहरू जी। विदेश नीति क्या है? तो नेहरू जी। तो हम ये कह सकते हैं कुछ हद तक कि भारत की विदेश नीति में कुछ ऐसे तत्व हैं जो नेहरू जी के दिए हुए हैं और इनका भारत की विदेश नीति में काफ़ी योगदान है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा सहिष्णुता, मित्रता, सहयोग, ये ऐसे तत्व हैं जो नेहरू जी के द्वारा विदेश नीति में शामिल किए गए। एक और है पंचशील सिद्धांत, जो चाइना और भारत के साथ समझौते के तहत पंचशील सिद्धांत बना था। 5 ऐसी बातें थी जो दोनों देशों को अपनानी थी। तो इस तरह से भारत की विदेश नीति में काफ़ी हद तक नेहरू के किए गए कार्य और उनका जो व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी, वह कुछ हद तक भारत की विदेश नीति को बनाती है। आज भी ऐसे तत्व भारत की विदेश नीति में मौजूद हैं। तो आप अगर प्रश्न आता है तो ध्यान रखना है कि भारत की विदेश नीति को बनाने में नेहरू जी का भी काफ़ी हद तक योगदान है। ठीक है, फिर बारी आती है राष्ट्रीय हित। जैसे आर्थिक से इससे जुड़ा हुआ ही है। आज जितने भी देश हैं वह सभी देश अपने हित को लेकर काम करते हैं, अपने फ़ायदे को लेकर ही काम करते हैं। जैसे मैं अगर नेपाल के साथ या चाइना के साथ व्यापार करूंगा तो व्यापार करते समय मैं ये देखूंगा क्या मुझे इस व्यापार से फ़ायदा होगा, क्या मुझे इससे कुछ है मिलेगा, फ़ायदा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह से वह व्यापार करता। अब व्यापार से पहले
वह जिस भी देश के साथ जुड़ेगा, जैसे भारत अब किसी भी देश के साथ जुड़ रहा है तो उसमें पहले ये अपना हित देखेगा। क्या देखेगा? ऐसा तो थोड़ी है कि मैं ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ जाऊं और अगर वो मुझे घाटा ही दे तो मैं उसके साथ जुड़ूंगा क्या? नहीं, मैं उसी के साथ रहना पसंद करूंगा जिससे मुझे, मेरे परिवार को और मेरे करियर को लेकर फ़ायदा हो। आप ये सोचते हैं ना, तो वैसा भारत भी सोचता है। भारत अपनी विदेश नीति में वह ये सोचता है कि मैं जिस देश से जुड़ रहा हूँ ना, उस देश से मुझे फ़ायदा है तो उससे मैं जुड़ूंगा। तो इसलिए वह अपनी विदेश नीति में किसके साथ गहरा संबंध रखना है, किसके साथ कम संबंध रखना है, किसके साथ व्यापार करना है, कैसी नीति अपनाना है, ये सभी वह अपने हित को लेकर ध्यान में रखता है, अपने उद्देश्य को लेकर ध्यान में रखता है कि किससे मुझे फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से भारत की विदेश नीति वो बनाते समय वह अपने पहला हित देखता है। क्या देखता है? कि मेरा और मेरे देश का हित, फ़ायदा हो रहा है, उस नीति को मैं अपनाऊं। तो इस तरह से वो अपनी विदेश नीति को बनाते समय राष्ट्रीय हित का ध्यान रखता है। ऐतिहासिक परंपराएं, जैसे पता होगा भारत पहले से ही बड़े दिल वाला है। क्या है? बड़े दिल वाला, क्योंकि इसने अपने राणा हमीर के समय भी अगर आपने देखा हो तो शरणार्थियों को शरण देते थे। भले आन बान शान चली जाए लेकिन शरणार्थी नहीं जाना सही है। अलाउद्दीन ने हमला किया था, पता होगा। और काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल आए जिसके द्वारा भारत के ऐतिहासिक, यानी कहते हैं अतीत, भारत के अतीत के कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत को गौरव अनुभव करवाते हैं, और वही अतीत के तत्व भारत की विदेश नीति के बनने में योगदान देते हैं। जैसे भारत किसी भागे हुए शरणार्थियों को शरण देता है, जैसे दलाई लामा को जो तिब्बत से भगा हुआ व्यक्ति था जिसने भारत के यहाँ शरण दी, तो चाइना ने क्या सोचा कि भारत है वो हमारे खिलाफ भड़का रहा है, जबकि भारत का कभी ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे वो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो भारत की विदेश नीति में उनके अतीत की कुछ घटनाएं, इतिहास, गौरव आज की वर्तमान विदेश नीति को बनाने में योगदान देते हैं। जैसे कहते हैं ना, आज हमारे परिवार का ये सिस्टम है, ये रीति रिवाज है, तो ये कैसे है? ये आपके अतीत, आपके परिवार पुरखों ने बनाए हैं और आप भी उसका पालन करते हैं। तो वैसे ही भारत के कुछ ऐसे नियम हैं, विदेश नीति में ऐसे कुछ तत्व हैं जो भारत को एक गौरवान्वित अनुभव करवाते हैं। भारत अपने आप को राम के पुत्र और महाभारत की गौरव गाथा के रूप में याद करता है। वह कहता है कि मैं छोटे मोटे खतरों के लिए लड़ूंगा नहीं, मैं एक सहनशील हूँ, छोटे मोटे विवादों में उलझने से अच्छा है मैं किसी को दे दूँ। जैसे बांग्लादेश वगैरह ऐसे छोटे मोटे राज्य जिसको भारत के साथ कोई मतभेद होता है, भारत ऐसे कह लेते ले भाई ये क्षेत्र तू लेके चला जा। तो इस तरह से भारत है वह अपने अतीत के कुछ महत्वपूर्ण गौरवशाली परंपराओं को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति को बनाता है। तो आज हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं। ये पॉइंट क्या है कि भारत अपनी विदेश नीति को बनाता है तो कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो ये जो तत्व थे वो इम्पोर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट जो अपनी क्लास में पढ़ेंगे वो है भारत की विदेश नीति की मोस्ट महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब तक ये तीसरा वीडियो होगा इस क्लास का और 3 में से 1 प्रश्न आएगा। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कुछ आपके डाउट अगर कमेंट हैं तो मुझसे शेयर कीजिएगा। अदरवाइज आपका कर्म और धर्म है इसको आगे बढ़ाने का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।